सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। एविएशन सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर है। कराची की ताजिर बरादरी ने नई एयरलाइन एयर कराची शुरू करने का ऐलान कर दिया, जो बहुत जल्द मुतारिफ करवाई जाएगी। एयर कराची को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी रजिस्टर करवा लिया गया है और एयरलाइन के लाइसेंस के लिए वफाकी हुकूमत को भी दरख्वास्त दे दी गई है। पहले मरहले में एयर कराची के लिए 3 तैयारे लीज पर हासिल किए जाएंगे। एयर कराची में हर शेयर होल्डर का हिस्सा 5 करोड़ रुपए है। अब यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान में एयरलाइन को शुरू करने का तरीका आखिर है क्या। एविएशन सेक्टर माहिरीन के मुताबिक सबसे पहले वजारत हवाबाजी में कंपनी खोलने की दरख्वास्त जमा करवाई जाती है, जिस पर गौर और मंजूरी के बाद यह मामला सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास जाता है। सिविल एविएशन अथॉरिटी कानून के मुताबिक अमल करती है और ज़रूरी इक़दाम करने के बाद ही कंपनी को ऑपरेशन शुरू करने की इजाज़त मिलती है। हुकूमत पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के जरिए सिर्फ ऐसी कंपनीज को एयरलाइन बनाने की इजाज़त देती है जिसमें आवाम का फ़ायदा हो। डोमेस्टिक एयरलाइंस के मुसाफिर कम हैं जबकि फ्लीट मौजूद है। गल्फ में एयरलाइन 60% से ज़ायद मुनाफा कमा रही हैं। सिविल एविएशन के एक अफसर के मुताबिक सिविल एविएशन से जेट ग्रीन, क्यू एयरवेज और गो ग्रीन एयरवेज ने लाइसेंस और इजाज़तनामों के उसूल के लिए रब्ता किया है। एयर इंडस नामी कंपनी ने भी अपने फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू करने के लिए सिविल एविएशन से रब्ता किया है। एविएशन सेक्टर के माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के एविएशन के शोबे में बहुत गुंजाइश मौजूद है। कई नई एयरलाइंस कंपनीज पाकिस्तान में ऑपरेशन शुरू करने की ख्वाहिशमंद हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये एक मुनाफा बख्श मार्केट है। गुज़िश्ता कुछ बरसों में पाकिस्तानी एविएशन में शामिल होने वाली कई एयरलाइंस इस वक्त अच्छा बिजनेस कर रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 4 निजी एयरलाइंस जिनमें एयर ब्लू, सरीन एयर, फ्लाई जिना और एयर सियाल कामयाबी से मुनाफा कमा रही हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक हवाबाजी की सनत पाकिस्तान की कौमी GDP में 2 अरब अमरीकी डॉलर्स का इजाफा कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गैर मुल्की सयाहों के खर्च से मुल्क के GDP में मजीद 1.3 बिलियन अमरीकी डॉलर का इजाफा होता है, जो कुल 3.3 बिलियन अमरीकी डॉलर बनते हैं। रिपोर्ट में आइंदा 20 सालों में पाकिस्तान की हवाई नकलो हमल में 184% इजाफे की पेशगोई भी की गई है। इसके नतीजे में 2038 तक इजाफी 22.8 मिलियन फ़िज़ाई मुसाफिरों की आमदोरफ्त बढ़ेगी। अगर बेहतर निज़ाम के जरिए इस बढ़ती हुई तलब से फ़ायदा उठाया गया तो GDP में तकरीबन 9.3 बिलियन अमरीकी डॉलर का इजाफा हो सकता है और मुल्क के लिए तकरीबन 7,86,000 से ज़ायद मुलाजमतें पैदा होंगी। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अगले 20 सालों में पड़ोसी मुल्क भारत में 262% तरक्की की पेशगोई की है, जिसका मतलब है कि इसके नतीजे में 2037 तक 370.3 मिलियन मुसाफिर इजाफी सफ़र करेंगे, जिससे भारत की GDP में तकरीबन 126.7 बिलियन अमरीकी डॉलर्स का इजाफा होगा। सऊदी अरब के सिविल एविएशन सेक्टर ने सऊदी मईशत में 53 अरब डॉलर्स का बड़ा इजाफा किया है। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान की फ्लाइट्स मार्केट को आने वाले सालों में आमदनी में नुमाया इजाफा होगा, जो 2024 के आखिर तक 5.72 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचने का इम्कान है। रिसर्च के मुताबिक ये ग्रोथ 2029 तक 7.07 सालाना के शरह के साथ बढ़ने का इम्कान है, जिसके नतीजे में मार्केट का हजम 8.04 बिलियन डॉलर्स हो जाएगा। एयरलाइन इंडस्ट्री में तरक्की से सार्फिन की तादाद में भी इजाफा मुतवक्के है, जो 2029 तक 57.11 मिलियन सार्फिन तक पहुँच जाएगी। अमरीका की एविएशन इंडस्ट्री इस वक्त 143 बिलियन अमरीकी डॉलर्स के साथ सरफहरिस्त है। चीन दूसरे नंबर पर है, जबकि भारत का नंबर तीसरा है और बरतानिया इस वक्त चौथे नंबर पर मौजूद है। लेकिन ये ऐलान एक ऐसे वक्त में हुआ है जब PIA की प्राइवेटाइजेशन भी चल रही है और उसको प्राइवेटाइज़ करना बड़ा ज़रूरी है, चूँकि खसारा उसका हर दिन बढ़ता जा रहा है। तो वक्त की कितनी अहमियत है और अब ये नई जो एयरलाइन है ये किस तरह से पाकिस्तान की एविएशन और एयरलाइन इंडस्ट्री को मज़ीद फ़रोग़ दे सकेगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। खाकान नजीब साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ मुशीर भी हैं वज़ारत ख़ज़ाना के। खाकान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। तो खाकान साहब, एयर कराची एक नई एयरलाइन कराची की बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त लेकर आ रही है, एक ऐसे मौके पर जब हम PIA की प्राइवेटाइजेशन का जो हाल देख रहे हैं वो नहीं होना चाहिए था, एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए था। अब ये प्राइवेटाइजेशन का अमल कितना इससे मुश्किल में पड़ जाएगा, चूँकि यहाँ 5 अरब की इन्वेस्टमेंट से एक नई एयरलाइन 3 तैयारों के साथ शुरू होने जा रही है, और कितनी इस फील्ड में इस वक्त गुंजाइश है कि नई एयरलाइंस इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट्स के साथ आ रही हैं, तो आने वाले दौर में फिर हम अपनी कौमी एयरलाइन के लिए तो मजीद मुश्किल वक्त देख सकते हैं। सर्टेनली जो PIA की प्राइवेटाइजेशन थी, आई थिंक इट शुड हैव गॉन थ्रू और हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए थी।
4 अच्छी पार्टीज भी आ गई थी, इंटरेस्ट भी था। सो एक तो ये बात है कि द पॉजिटिव एस्पेक्ट वाज कि इंटरेस्ट काफ़ी क्लियर था। पेगासस, टर्की, अल अरेबिया, ये जो फ्लाई जना को बैक करती है, फिर कराची के 2 अच्छे ग्रुप, सो देयर वाज गुड इंटरेस्ट। हमेशा मैं गुजारिश करता हूँ कि ये सोचना कि कोई एमिरेट्स या कतर के बारे में सोचना, जो 250-300 एयरक्राफ्ट्स की एयरलाइंस हैं और इतने मेजर रूट्स पे फ्लाई कर रही हैं, वो पीआईए के ये 30 जहाज़ जिसमें से 15 से 18 ऑपरेशनल हैं और अभी भी 200 अरब की नेगेटिव इक्विटी देनी है उनको, और यूरोप के राइट्स नहीं हैं, अमेरिका के राइट्स नहीं हैं लैंडिंग के, और एक इतना बड़ा बैगेज कैरी कर रही है। आई डोंट थिंक कि वो इंटरेस्टेड होते, बट अच्छी पार्टीज आ गई थी। अगर फ्रेमवर्क्स में कोई तब्दीली की ज़रूरत थी, जो अब लगता है कि थी, जैसे कि हमने उन्हें कहा कि आप इतने एयरक्राफ्ट्स खरीदेंगे या आप इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, या हम नेगेटिव इक्विटी या कोई क्लीन अप और 200 अरब का चाहिए था, जो जो चीज़ें भी चाहिए थी वो कर देनी चाहिए थी। सो पहले तो ये बात बिल्कुल आपने ठीक सामने रखी है, और ये इसलिए नहीं है कि हम सिर्फ पीआईए को अपने नुकसान से निकालना चाहते थे। हम एक एविएशन सेक्टर बिल्ड करना चाहते हैं पाकिस्तान में। ये के कॉल साइन इसलिए है कि एमिरेट्स कराची की पहली फ़्लाइट थी। मतलब लोगों को अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो अंदाज़ा होगा कि ये जो 20-25 साल में सारा बिल्डअप हुआ है, पाकिस्तान, कराची या इस्लामाबाद अब हब बन सकता था उस एयर ट्रैवल का, जो कि दुबई बना है। व्हाट डज दैट मीन? यूरोप टू दुबई एंड दुबई टू फार ईस्ट। क्या ये कराची नहीं बन सकता था? क्या पीआईए लीडिंग एयरलाइन नहीं थी 20-25 साल पहले? क्या हमने अपनी एविएशन पॉलिसी ऐसी बनाई कि हम कराची को हब बनाते, जिसमें एक ज़माने में सारी फॉरेन एयरलाइंस आया करती थी? जस्ट थिंक। सो मेरे लिए नुकसानात को कम करना, एफिशिएंसी बनाना तो एक तरफ था, बट दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात ये थी कि एविएशन सेक्टर बनाना है पाकिस्तान का, पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है पाकिस्तान का। क्यों? क्योंकि आज भी 1 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी बाहर काम करता है, उनके लिए पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट बहुत अच्छी चीज़ थी। और फिर हब बनाना इस ट्रैवल को, जो कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक बन सकता था, या पाकिस्तान से मिडल ईस्ट तक और इधर से लेके बैंकॉक या ऑस्ट्रेलिया तक बन सकता था। फॉर मी दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जहाँ तक आपने बात की है कि नया कंपटीशन मार्केट में आ रहा है, एक तो बात यह है कि जो बाकी सारी एयरलाइंस पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं सब मुनाफे में है। दैट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, राइट? और वो एक लीनर ऑपरेशन यूज़ करती हैं। दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। ऑब्वियसली वो एक एफिशिएंट मार्केट बेस्ड मॉडल पे एयरलाइन का बिजनेस चला रही हैं, जो कि हाईली एक टेक्निकल बिजनेस है, लो मार्जिन बिजनेस है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई सीट फैक्टर को बढ़ाया ना जाए, पर किलोमीटर यील्ड बढ़ाई ना जाए। मैं टेक्निकल गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपके सामने एक फैक्ट रखूँ। 2-3 बार मैं फाइनेंस में मौजूद था जब हमने रीस्केड्यूलिंग की, पीआईए को पैसे दिए, और मैं हमेशा कहता था कि वेयर इज़ दैट टीम विच इज़ गोइंग टू शो मी दैट रिजल्ट। मैं माजरत से कहता हूँ कि हम किसी भी अपनी एसओई में वो टीम बिल्ड नहीं कर पाते। हम कोई ऐसा स्वीट, जिसका मतलब है सीईओ, सीएफओ, सीटीओ, ये जो सारे ऑफिसर्स हैं, नहीं ला पाते। जो बोर्ड है उसको भी समझिए। ये बोर्ड्स को तो शुरू ही मैंने आके किया था 2008 में, जब मैं गवर्नमेंट में आया। 9 में मैंने CCOR का एक कॉन्सेप्ट हमने रखा, कैबिनेट कमेटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग, और ये कहा कि बोर्ड बने, लोग आए। जो देखिए उसकी रियलाइजेशन ये है कि अगर मेरा 1 टका बोल टीवी में ना लगा हो ना, तो मैं बोल टीवी के बोर्ड पे होते हुए कभी भी उस तरह नहीं करूंगा, चाहे वो प्राइवेट एंटरप्राइज ही क्यों ना हो। पर अगर मेरे पैसे लगे होंगे बोल टीवी में और मैं बोर्ड पे होऊंगा, तो मैं इंश्योर करूंगा कि आई गेट द बेस्ट एंकर्स, आई गेट द बेस्ट CEO। और लोग फिर घबराते भी बहुत हैं बोर्ड्स पर आने से, बिकॉज अगर मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट में नहीं हूँ और बोर्ड पे हूँ, और खुदा ना खास्ता HR में या फाइनेंस में ऐसे डिसीजन लेता हूँ जिसके बाद वो चैलेंज होते हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का प्रेशर आता है, तो ये सेकंड चीज़ है। सो लोग जैसे कहेंगे खुलकर या मेहनत से या अपनी पूरी काविश से काम भी नहीं करते। यहाँ खड़ी हैं हमारी SOEs। अब आप बताइए कि क्या करना है। मैं एक फिगर आपको देता हूँ, ये दिल दहला देने वाला फिगर है। पिछले 10 साल में मैंने एक किताब लिखी, 2012-13 में पहली दफ़ा पब्लिश हुई SOEs पे। उसमें से जो किताब तवातर से हम पब्लिश करते रहे, जो लास्ट पब्लिश हुई है, 10 साल का डेटा ये कहता है कि टॉप 23 जो हमारी SOEs हैं, जिसमें PIA शामिल है, 700 अरब का नुकसान, डिस्को सारे शामिल हैं, NHA, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, इन सब का नुकसान $20 अरब का क्यूमुलेटेड लॉस है इनमें खड़ा हुआ। खुदारा समझिए अहमियत
कि क्या थी पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की, क्योंकि इतना बड़ा प्रोसेस किक स्टार्ट करना था। बहरहाल एक और बात याद रखिए, ये एक दफा नहीं, 2016 में भी पीआईए बहुत करीब आ गई थी बिकने की, क्योंकि मैं टेबल पर था, मुझे मालूम है यही प्रोसेस कि पीआईए 2 बनेगी। पीआईए 2 मेरे दफ्तर में बनी थी, पाकिस्तान एयरवेज के नाम से हमने कंपनी रजिस्टर की कि ये सारे एसेट्स वहां ले जाएंगे। वहीं पे आज भी खड़े हैं कि कुछ एसेट्स का क्लीन अप हो गया। अब असल बात तो यहाँ आके रुकी है कि क्या प्राइवेटाइजेशन करने की भी सलाहियत जो है वो बिल्ड करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अरबों डॉलर के एसेट्स बेचने हैं मिलियन रुपीस की सैलरीज पर, पहले तो लोग लाइए जो ये सारा काम एचआर रिस्ट्रक्चरिंग, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, मर्जर्स, एक्विजिशन, सेल्स, ये सारा काम जानते हो, स्पीक द लैंग्वेज, जो बेचने की लैंग्वेज है, इन एसेट्स को क्विकली तैयार कर सकें। पीआईए वाज एन ईजियर ट्रांजैक्शन। एक एयरलाइन है, सारे एसेट्स उसके पास हैं, रूजवेल्ट, और उनको पीआईए होल्डिंग्स में अलहदा किया। जब आप डिस्कोस बेचने जाएंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि जिस तरह पीटीसीएल के $800 मिलियन इसलिए आज अटके हुए हैं कि प्रॉपर्टीज नहीं ट्रांसफर की। जो डिस्कोस हैं उनकी प्रॉपर्टीज या पंजाब गवर्नमेंट के नाम पे हैं या सिंध के नाम पे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन हो रही थी। कॉम्प्लेक्सिटीज टैरिफ की इतनी ज्यादा हैं कि आप you really need a thorough team. So इस सारी कॉन्वर्सेशन का जो नतीजा है वो ये है कि अब कंपटीशन में बहुत छोटी रकमों से एयरलाइन सेटअप हो सकती हैं, डिस्कोस की बजाय छतों पर ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस आ सकते हैं। आपको बैठकर वाकई सोचना पड़ेगा कि ये प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस जो है इसको कैसे चलाना है और इसमें वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है। यहाँ पे खड़े हैं अरबाब। तो खाकन साहब, ये प्राइवेटाइजेशन की जो सलाहियत पैदा करने की आप बात कर रहे हैं, 7 साल पहले एक मिनिस्ट्री को अलहदा करने का मकसद क्या था? एक मिनिस्ट्री है, उसका एक मिनिस्टर है, उसका पूरा स्टाफ है, 7 साल में एक भी कोई कामयाब प्राइवेटाइजेशन वो नहीं कर सके, तो फिर एक ऐसी मिनिस्ट्री बनाने का क्या फ़ायदा हुआ जिसका मकसद भी पूरा नहीं हुआ, जहाँ कोई ग्रोथ भी होते हमने नहीं देखी, कुछ सीखने के अमल से भी नहीं गुजरे, बल्कि एक नेगेटिव प्रेसिडेंट्स हम सेट करते जा रहे हैं पीआईए और अपने दूसरे स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की सूरत में दुनिया के सामने। तो ये अब जिस ट्रैक पर मामला चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कोई सीखने की बात शुरू हुई है, हमारी डायरेक्शन इस वक्त सही है? देखिए ना, ये एक बड़ी बात ये है कि स्टेट ने अब एक वक्त हासिल कर लिया है आईएमएफ की एंगेजमेंट से, स्टेबलाइजेशन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। सब जो इंडिकेटर्स हैं, इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट संभल गए हैं, रिजर्व्स बिल्डअप हो गया, प्रेशर रिलीज हो गया। अब वक्त है कि हम स्टेट में ये प्रूफ करें कि हमारे पास फंडामेंटल तब्दीली करने की सलाहियत और अहलियत बिल्ड करने की समझ है। मैं ये प्राइवेटाइजेशन पहले फाइनेंस डिवीजन का, आई थिंक एक छोटा सा इट यूज्ड टू बी इन द फाइनेंस डिवीजन, फिर अलहदा करके ये प्राइवेटाइजेशन डिवीजन और फिर प्राइवेटाइजेशन कमीशन बना। प्राइवेटाइजेशन कमीशन बनाने का क्या आपका सोच थी? यही सोच थी ना कि उसका एक बोर्ड होगा, एक सीईओ होगा, उसमें कोई अमल दखल एग्जीक्यूटिव का नहीं होगा, उसका जो चेयरमैन या चेयरपर्सन खातून है वो कहीं ऐसी होगी जो मैंने एक्सप्लेन किया, जो इस सारा मर्जर्स, एक्विजिशन, रिस्ट्रक्चरिंग, जो एसओईज को समझती होगी। मैंने 5 दफ़ा वो किताब लिखी है। मैं एक एक एसओई के एक एक इंडिकेटर को जाकर लिखा करता था कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, रिटर्न ऑन एसेट्स क्या आ रहा है, कंपैरेटिवली दुनिया में क्या हो रहा है। वो किताबें ही पढ़नी पड़ेंगी उसको पहले समझने के लिए कि ये सारी बॉल गेम है क्या, फुटप्रिंट ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, किस किस एरिया में पड़ा है, 85 कमर्शियल एसओईज हैं। ये भी मेरा काम नहीं था। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन का काम था, बिकॉज मैं रिफॉर्म को हेड करता था। तो वेरेवर आई सॉ गैप, मैंने ये काम शुरू किया। तो अब ये जो आप लोग कहते हैं कि इतना बड़ा लॉसेस हैं, ये सारे फिगर्स भी वहीं से आ रहे हैं। पहले तो ये सारी रिसर्च उनको कंपाइल करनी पड़ेगी। फिर ये कि हमने हमेशा प्राइवेटाइजेशन डिवीजन और कमीशन को एक कंफ्यूज सा कर दिया। प्राइवेटाइजेशन कमीशन ही आपकी एसपीवी थी, जिसकी बात होती थी ना कि ये ख़जाना बना हुआ है मलेशिया में, टमासक बना हुआ है सिंगापुर में। ये क्या मॉडल है? प्राइवेटाइजेशन कमीशन वही एसपीवी बनी थी जिसमें ये सारी एंटिटीज जब आती हैं फॉर प्राइवेटाइजेशन, तो आप एक पर्चा भी नहीं फाइनेंस का मूव कर सकते इन एंटिटीज में बगैर प्राइवेटाइजेशन कमीशन को पूछे हुए। सो प्राइवेटाइजेशन कमीशन को रिवैम्प करने की ज़रूरत है, उसका एक सी स्वीट क्रिएट करने की ज़रूरत है। उसकी चेयरमैनशिप हमेशा रही है। आई थिंक जो भी वहाँ पे पॉलिटिकल हेड्स रहे हैं, इसको भी सोचने की ज़रूरत है। पूरी एक कंसल्टेंट्स की टीम जिस पे जिम्मेदारी हो ये काम करने की,
वो लाने की ज़रूरत है। अगर ये सारी चीज़ नहीं बिल्ड करेंगे तो जो अरबों डॉलर के एसेट्स आपके पास पड़े हैं जिनकी प्राइवेटाइजेशन करनी है, शायद वक्त ही गुजर जाएगा। अगर ऑफ ग्रिड सोल्यूशन इतना बड़ा बन गया तो मुझे बताइए कि डिस्को की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? अगर इतनी और एयरलाइंस आ गई और एयरलाइन सेटअप करना इतना आसान और सस्ता हो गया, क्योंकि वेट और ड्राई लीज पे दुनिया में जहाज़ मिल जाते हैं, और जब ग्लट आता है जहाज़ों का तो वो तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो पीआईए के 18 साल पुराने जहाज़ों को कौन लेने जाएगा? उसकी असल वैल्यू तो एयर सर्विसेज एग्रीमेंट थे, उनकी लैंडिंग राइट्स नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये सारा काम होने वाला है, ये क्लीन अप्स होने वाले हैं, और अगर इनकी वैल्यू निकालनी है और इनको वाकई ही बेचना है, मेरा ख्याल है कि आईएसको और फेस्को शायद पिछले 20 या 25 साल से प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पर हैं और आज भी उसी लिस्ट पर हैं। सो रियली हमें सोचना पड़ेगा। यूएससी की प्राइवेटाइजेशन का एक चर्चा पिछले 6-8 महीने में हुआ था, देन वी बैक्ड ऑफ फ्रॉम देयर बिकॉज ज़रा सा स्ट्रीट एजिटेशन हुई थी। ये स्ट्रीट एजिटेशन को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। स्टेट को अब आना है कि ये काम करने हैं, पर उससे पहले बहुत ही क्लियर फ्रेमवर्क जो है वो उसको देना पड़ेगा। कुछ 90 और 2000 अर्लीज में अच्छी प्राइवेटाइजेशंस भी हुई हैं, कई की प्राइवेटाइजेशन हुई, बैंक्स की प्राइवेटाइजेशन हुई, तो जो कामयाब मिसालें हैं उनसे ही समझिए। हो सकता है आपने उस वक्त भी वो वैल्यू ना अटेन की हो, पर स्टील मिल की तरह मतलब कई 100 बिलियन रुपीज जो हैं वो तो नहीं पे किए। मैं कल ही देख रहा था कि कराची का आई थिंक वाटर बोर्ड या कोई कह रहा था कि हमारे स्टील मिल ने 10 अरब देने हैं, वो दीजिए। अब एक बंद स्टील मिल पड़ी है, कोर्ट्स के केसेस में फंसी रही, और आज उसकी वैल्यू 19,000 शायद एकड़ ज़मीन है उसके पास, उसकी है, जो कि स्टील मिल की ही नहीं है, वो तो सिंध गवर्नमेंट की ज़मीन है, मिल लगाने के लिए दी गई थी। सो जस्ट थिंक थ्रू के व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस। आई एम श्योर कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन, आखिर में मैं ये कहूँगा, ज़रूर ये काम कर रहा होगा। प्राइवेटाइजेशन डिवीजन भी है, अब तो 2 सेक्रेटरीज वहाँ पे पोस्ट हुए हैं, बोर्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग मतलब बनाया है। अब यू नो लेट्स होप कि ये सारा काम वो कर रहे हों। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो खाकान साहब, गुफ्तगू वहीं से आगे बढ़ाते हैं। ये बताइएगा, जिस टाइम पर ये एक नई एयरलाइन की अनाउंसमेंट हुई है और फिर इसके शेयर जब अभी अनाउंस किए गए, तो 5 करोड़ का सिर्फ एक शेयर है। अब ऐसे मौके पर जो बड़े इन्वेस्टर्स अगर पीआईए को एक्वायर करने का या उधर वो बिड करने का सोच भी रहे थे, तो आपको नहीं लगता कि वो फिर सोचेंगे कि या तो हम अपनी एयरलाइन खड़ी कर लें या इस नई प्राइवेट एयरलाइन में हम शेयर्स को परचेज़ कर लें? तो ये हमारे इस प्राइवेटाइजेशन के अमल को भी बड़ा मुतासर कर सकती है। वो कि स्कोप है, नई एयरलाइंस की गुंजाइश इस वक्त मौजूद है, लेकिन ये टाइमिंग कितना मैटर करती है, चूँकि इस वक्त एक बड़ी प्राइवेटाइजेशन भी तो चल रही है। अपकमिंग मिडिल क्लास है पाकिस्तान की, उसने ट्रैवल तो करना है। जैसे भी सस्ते निर्फ मिलेंगे, सस्ते टिकट्स मिलेंगे, वो ट्रैवल तो करेगी। सो ये नहीं है कि स्कोप नहीं है इस चीज़ का। दूसरा, मैं एक और भूल गया, एक और आपकी लोकल एयरलाइन एयर ब्लू ने भी बिड किया था। सो सबका इंटरेस्ट आया था। सो एक तो ये है कि पीआईए की अपनी एक पैराफिनेलिया है, लैंडिंग राइट्स हैं, ब्रांड इमेज है। सो अब इस सब को तो बनाना पड़ेगा आपको, और इस सब की वैल्यू तो क्रिएट करनी पड़ेगी। और फिर ये भी कहना कि चलें एम्प्लॉयज़ जो हैं कि आप 7-8 हज़ार रह गए हैं, उनको कोई गोल्डन हैंडशेक्स देने हैं वो भी दे दें। और ये लोग घबराते हैं कि जी हमारी नौकरियां चली जाएंगी। मेरे भाई, जिस चैनल से आप मुझसे बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ पीटीवी होता तो क्या बोल टीवी और जो और 50 चैनल चल रहे हैं उनमें 50 नौकरियां नहीं निकली? नहीं, यहाँ पे डीरेगुलेट किया, प्राइवेटाइज किया, लिबरलाइज किया, बेचा। लुक एट द ग्रोथ दैट हैज हैपेंड, लुक एट द ग्रोथ, लुक एट द ग्रोथ इन द टेलीकॉम सेक्टर दैट हैज हैपेंड। सो मिडिल क्लास बहुत उभरती हुई है पाकिस्तान में। यंगर 23 साल की उम्र के 60-65% लोग हैं, इन सब की कनेक्टिविटी है, इन्होंने पढ़ने भी जाना है, ट्रैवल भी करना है। जैसे जैसे स्टेबिलिटी आएगी और नौकरियां निकलेंगी तो इन लोगों के पास सरमाया आएगा। अब ये सारा एविएशन का एक सेक्टर है, एविएशन की पॉलिसी कैसे आनी है, उसमें पीआईए और दूसरों का रोल क्या होना है। डोमेस्टिक कॉमर्स जब बढ़ेगी तो उसमें भी एक बहुत बड़ा रोल है। डोमेस्टिक कॉमर्स इज अनदर थिंग दैट विल कार्गो का क्या स्टांस होगा। सो आई थिंक यू आर राइट, 25 करोड़ का मुल्क है, इर्द गिर्द की ट्रैवल है, ये बहुत बड़ी। हब्स कैसे बनेंगे? ये एक हब एंड स्पूक मॉडल है, और मैंने कई दफ़ा इस पर भी लिखा है कि यार पाकिस्तान, इस्लामाबाद, कराची दोनों हब एंड स्पूक बनने चाहिए, जिस तरह आपने दुबई, कतर वगैरह को बनते देखा है। हाँ, यहाँ तो आबादी इतनी ज़्यादा है, ज़रूर बन सकते हैं।
बट हैविंग सेड दैट, ये सारी एफिशिएंसीज लाना, ये सारा कुछ क्रिएट करना, प्राइवेटाइजेशन, फाइनेंस, ये सारे काम जो हैं उनको करने हैं, इनमें कैपेसिटी बिल्ड करनी है हमने कि ये सारी चीज़ें डिलीवर कर सकें, और आहिस्ता आहिस्ता इन एसेट्स को निकालना है। गवर्नमेंट को एक अच्छा रेगुलेटर बनना है। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, सिविल एविएशन रेगुलेटर भी है और एयरपोर्ट भी चला रहा है। अब आप खुद सोचिए कि ये भी एक वो है। मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं सिडनी में काम करता था तो हम सिडनी एयरपोर्ट के शेयर खरीदा करते थे, मैं जब ऑस्ट्रेलिया में काम किया करता था। क्यों? क्योंकि सिडनी एयरपोर्ट तो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड था, कोई वो सिडनी एयरपोर्ट अथॉरिटी तो नहीं थी। सिडनी एयरपोर्ट एक प्राइवेट सेक्टर ऑपरेटर चलाता था उसको, सिडनी अथॉरिटी तो सिर्फ उसको रेगुलेट करती थी। इसी तरह लंदन जो है वो कोई अथॉरिटी है। लंदन का तो मैंने एक ज़माने में सुना था, पता नहीं कतर वाले चलाते हैं कि नहीं, वो एक कतर की कंपनी उसको चलाती थी। एफिशिएंसीज चाहिए ना, टर्न अराउंड टाइम्स चाहिए। यू वांट टू लैंड एट गुड एयरपोर्ट्स। कभी कभी मैं सोचता हूँ दुबई लैंड करना है कि कतर, विच इज गिविंग मी बेटर सर्विस, व्हाट आर द अमेनिटीज। आप सोचें कि वो कैसे एयरपोर्ट्स ही एक दुनिया बनी हुई है वहां पे। अब ये इतना बड़ा एविएशन सेक्टर का स्कोप है। मैं बार बार कहता हूँ कि दिस इज अनदर ग्रोथ इंजन फॉर पाकिस्तान एंड वी जस्ट हैव टू गेट द पीपल हु नो हाउ टू डू इट, एंड दोज पीपल you have to pay them, you have to respect them, you have to believe कि economists का काम economists करेंगे, professional aviation वालों का काम वो करेंगे, running of the airport is another business that you need people in। अब ये सारे लोग, ये सारी चीज़ बिल्ट भी हो सकती है पाकिस्तान में, बाहर से भी वो आ सकती है, बट यू मस्ट बिलीव कि ये सारा काम। खान साहब, ये नुक्ता हमारे जो थिंक टैंक है उनके क्यों समझ में नहीं आ रहा, जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको क्यों समझ नहीं आ रहा। ये 825 अरब का कर्ज ये ओवरनाइट तो नहीं हो गया। जब ये शुरू हुआ 50 अरब पहुंचा, 100 अरब पहुंचा, तो वहीं पर ये सोच पैदा हो जानी चाहिए थी कि अब हमने मामलात को ठीक कैसे करना है। हर गवर्नमेंट आती गई, वो अपना इसमें किरदार अदा करती चली गई। जो प्राइवेट इस वक्त एयरलाइंस हैं हम देख रहे हैं वो चारों की चारों प्रॉफिटेबल हैं, जब तो ये 5वीं एयरलाइन आ रही है और उसके बाद भी 1-2 एयरलाइंस और तैयार खड़ी हैं। तो ये बात हमारे जो सोचने समझने वाले लोग हैं, जो फैसला साज हैं, उनके समझ में क्यों नहीं आ पा रही है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल रखा है और आप इस पे मेरे से एक पूरा प्रोग्राम कर लीजिएगा। और आसान लफ्ज़ों में ये है कि जो ग्लोबल इंटीग्रेशन का और ग्लोबल जो कंट्रीज़ ने ग्रो किया है उसका ग्रोथ मॉडल अभी तक पाकिस्तान में आई थिंक समझ नहीं सकी हैं अथॉरिटीज़। हम आज भी फंसे हुए हैं कि एक IMF, टैक्सेस, इससे बाहर नहीं निकल रहे। 2 नैरेटिव्स हैं पाकिस्तान में, IMF और टैक्स कैसे करना है। असल जो नैरेटिव है कि ट्रेड, ओपननेस, ग्लोबल इंटीग्रेशन, ग्रोथ इंजन्स, इसकी तो गुफ्तगू ही नहीं होती कि एविएशन को कैसे हब बना के ग्रोथ इंजन बनाना है, ये गुफ्तगू ही नहीं होती। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस या एयर ब्लू या जो बाकी सरीन या जो भी हैं, उनको कैसे ग्लोबल लेकर जाना है ताकि पाकिस्तान का नाम बने कि ये भी काम हम करते हैं। ये जो सारी मैंने आपसे गुफ्तगू की है, मैक्रो इंस्टेबिलिटी से मुल्क निकल नहीं पा रहा और ये जो असल गुफ्तगू है उसकी तरफ जा नहीं पा रहा। देयर इज़ ओनली वन मिरेकल जो इकोनॉमिक ग्रोथ मिरेकल है, उसके अलावा कोई मिरेकल नहीं है पावर्टी जॉब क्रिएशन का। बट सारी गुफ्तगू जो है वो उस तरफ चली गई है और बार बार आज भी कोई काम नहीं हो रहा होता तो हम कहते हैं स्टेट को लगा दो, वो काम कर लेगी। एक तरफ हम प्राइवेटाइजेशन, डाइवेस्टमेंट की बात कर रहे होते हैं, एक तरफ स्टेट इन्वॉल्व हो रही होती है बहुत से काम करने में। आज भी ऐसा है। जब तक समझेंगे नहीं कि स्टेट को कैसे श्रिंक करना है और प्राइवेट सेक्टर स्पेस कैसे क्रिएट करनी है और स्टेट का रोल जो है वो कोऑर्डिनेशन में कैसे लाना है और क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ में कैसे लाना है, अब ये है असल गुफ्तगू। आज तक कोई टीवी चैनल भी ये गुफ्तगू नहीं करता, बिकॉज सारी गुफ्तगू जो है वो हो रही है IMF आया, IMF ने ये किया, टैक्स के निज़ाम में रिटेलर आ नहीं रहा, रिटेलर जा नहीं रहा। यार आई मीन दिस इज़ ये बड़ी एक साइड लाइन की गुफ्तगू है। जो असल गुफ्तगू है कि ये अदारे ना हम बेच पा रहे हैं, फंडामेंटल तब्दीली जैसे रेगुलेशन है हम कर नहीं पा रहे, डाइवेस्टमेंट हम कर नहीं पा रहे, एक्सपोर्ट की बेस नए ग्रोथ इंजन्स बना भी जो इंजन्स ऑफ नए ग्रोथ हैं वो क्या होंगे उसकी डेफिनेशन नहीं हो पा रही है। फिर जो असल बात यह है कि जो पैदावारी सलाहियत है, जो प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसीज है वो हम ला नहीं पा रहे। ये है असल गुफ्तगू। अब ये एक टॉपिक है जो कि आने वाले 3 सालों में कि ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी एंड जॉब क्रिएशन जो है वो कैसे होगी,
हमने आगे लेकर चलना है। बाकी जो गुफ्तगू है वो आप यकीन करें कि वो तो बड़ी आसान गुफ्तगू है, वो भी नहीं कामयाब हो रही और IMF पे बहुत डिपेंडेंट है। और ये फिर बात आकर वहीं रुकती है कि आज तक आपने अपनी सोच जो है वो ICU के डॉक्टर के पास रखी है। 24वीं बार IMF के प्रोग्राम में है, मेरे ख्याल है 5वें बड़े रेसिपिएंट हैं। तो वो सारी सोच IMF इज अ डॉक्टर जो हर वक्त जिसे कहेंगे एक मुश्किल से आसानी में आपको टेबल पर ला रहा है, बट वो जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो सारा जो है वो आज हमने डिस्कस किया है। ठीक है, चलें आने वाले दिनों में इस पर मजीद भी फिर डिस्कशन खाकान साहब करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब, साबिक मुशीर भी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। टैक्स का शॉर्टफॉल इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। FBR को रवा माली साल के पहले 4 महीनों में 188 अरब 80 करोड़ रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। FBR ने 3631 अरब 40 करोड़ रुपए के महसूलात इकट्ठे करने थे, लेकिन इन 4 महीनों में 3442 अरब 60 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए हैं। FBR को अक्टूबर में 980 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करना था, लेकिन अक्टूबर में FBR ने हदफ से 101 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा किया है। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। रवा माली साल की पहली तिमाही में हुकूमत हदफ हासिल करने में नाकाम रही है, लेकिन वफाकी हुकूमत अभी भी पुरअज़्म है कि सालाना हदफ को हासिल कर लिया जाएगा, जो कि 12,970 अरब रुपए का एक बड़ा टारगेट है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत मिनी बजट के बगैर या टैक्स हदफ को रैशनलाइज किए बगैर टारगेट अचीव कर पाएगी या नहीं। IMF वफ्द के साथ होने वाले 5 रोज़ा मुज़ाकरात में हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि टैक्स कलेक्शन का हदफ हर हाल में पूरा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस का हदफ कामयाबी से पूरा किया। नेशनल फिस्कल पैक्ट को काबीना ने मंजूर किया है। अब NFC पर नजरसानी की कोई जरूरत नहीं है, कोई मिनी बजट नहीं आ रहा। 12,970 अरब रुपए की टैक्स वसूली का हदफ पूरा किया जाएगा और टैक्स वसूलियों को इन्फोर्समेंट और इंतजामी इकदाम से बेहतर किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए ज़रई टैक्स नाफिज करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुल्क में ज़रई टैक्स का पोटेंशियल 2300 अरब रुपए सालाना का बनता है। ज़रई टैक्स से इब्तदाई तौर पर 1050 अरब रुपए वसूलियों का तखमीना लगाया गया है। वजारत खजाना ने कहा है कि रवा माली साल के पहले 4 माह के दौरान तवक्कुआत से ज़्यादा माशी बहाली हुई है। वजारत खजाना की जो माहाना इक़्तिसादी रिपोर्ट जारी हुई है उसके मुताबिक माशी सरगर्मियों में मजीद इजाफे की पेशगोई की गई है। वजारत खजाना के मुताबिक रवा माली साल के पहले 4 माह में माशी इस्तेहकाम दिखाई दे रहा है और इसी मुद्दत में महंगाई में रिकॉर्ड कमी हुई है। तरसीलात ज़र में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। शरह सूद में कमी से सूद की अदायगियों में कमी हुई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 4 माह में सूद की अदायगियों में 5.3% कमी हुई, जबकि जुलाई से अक्टूबर तक अखराजात में 1.8% कमी हुई। वजारत खजाना का कहना है कि नवंबर में महंगाई की शरह 5.6% तक रहने की तवक्को है, जो दिसंबर में 6.5% तक पहुंच सकती है, जबकि माहाना मुल्की एक्सपोर्ट 2.5 अरब से 3 अरब डॉलर्स के रहने की तवक्को है। अब एक तरफ टैक्स कलेक्शन हुकूमत के हदफ को पूरा करने में इस वक्त नाकाम दिखाई दे रही है और दूसरी जानिब मुल्क की मईशत के बेहतर होने के इंडिकेटर्स भी सामने आ रहे हैं। अगर हुकूमत रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर सकेगी तो मुल्की ख़जाने में कर्ज़ों की रकम के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो फिर लोगों को रिलीफ कैसे दिया जाएगा, महंगाई कैसे कम होगी? क्या एक बार फिर हुकूमत को IMF और दीगर मालियाती इदारों के कर्ज पर इन्हिसार करना पड़ेगा या फिर वाक़ई बजट आएगा या टैक्स सिस्टम को रैशनलाइज किया जाएगा? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अनवर काशिफ मुमताज़ साहब सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर साहब, ये इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर ये 190 अरब का शॉर्टफॉल जारी रहता है या ये थोड़ा बढ़ जाता है, ये इसको कवर नहीं किया जाता तो ये जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं इन पर कितने मनफी असरात मुरत्तब हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली देखें, ये सारे पॉजिटिव जो इंडिकेटर्स हैं वो इस वजह से हैं कि कुछ थोड़ी सी बेहतरी आ रही है, सिस्टम में प्रोग्रेस हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। इशू ये है कि IMF के साथ हम वादे कर रहे हैं और अपनी ट्रांस को लेते जा रहे हैं और IMF के एग्रीमेंट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इशू जो सबसे मेन है वो हम ग्राउंड लेवल पे हम कोई ऐसा सिग्निफिकेंट काम नहीं कर सके जिससे टैक्स रेवेन्यू, टैक्स मौसूलात में इजाफा हो सके। और यही उसकी वजह है। ताजिद दोस्त स्कीम एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सके। अब अगर आप अभी एग्रीकल्चर टैक्स की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर टैक्स में भी पंजाब में जो है उन्होंने लगाया तो उस पर इतनी ह्यू एंड क्राई हुई है और सिंध और दूसरे सूबे अभी तक उसको जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये ऐसी है कि इसमें हुकूमत जो है ना मेरे ख्याल में बुरी तरह नाकाम हो गई है इम्प्लीमेंट करने में। अब मैंने बारहा ये बात कही है कि जी डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं, टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं। देखिए, हम ह्यूमनली अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं रह गया कि हम इस इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करें। ये बात हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। अगर हम तस्लीम नहीं करेंगे तो हम इसी तरह के शॉर्टफॉल्स में रहते रहेंगे। अब देखिए नुकसान क्या होता है। नुकसान ये होता है कि जब IMF के साथ तो आप कमिटमेंट कर लेते हैं, आप नीचे जो है ना इन्फ्लेशन बढ़ाते हैं, आप लोगों पे जो ऑलरेडी टैक्स में
उन पे बर्डन करते हैं, और उसका जो अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या आता है कि जो लोग आपके साथ एंगेज होते हैं वो आपसे उनके ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ जाता है, और जो है ना वो कहते हैं कि हम ही टैक्स दें। इस वक्त 45% से 50% लोगों को टैक्स का इम्पैक्ट आ रहा है, तो आप उनको रिटर्न में कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में सोचने की बात है। अब इस पे अगर हुकूमत जो है बहुत ही मतलब जैसे कहना चाहिए तेजी से आगे नहीं बढ़ेगी, तो ये अगले साल जून में जो ना हम इसी तरह की कहानियां कह रहे होंगे जो पिछले साल कह रहे थे, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, किरदार मुख्तलिफ हो सकते हैं, कहानी वही होगी। तो अनवर साहब, जून तो अभी दूर है, अभी IMF एक 5 रोज़ा दौरा करके उनका डेलीगेशन किया है, फिर अभी महीने 2 महीने बाद फिर उनका एक और दौरा है जो रिव्यू की सूरत में होगा। तो उस रिव्यू में हम फिर क्या उस वक्त अपनी परफॉर्मेंस पेश करेंगे? अगर ये 190 अरब का शॉर्टफॉल इस वक्त जो है ये बढ़कर कोई 200 या 250 अरब पर अगर पहुँच चुका होगा, तो कमिटमेंट हमने किस बुनियाद पर की थी ये 13,000 अरब को कलेक्ट करने की, और हम इस कमिटमेंट में अब जब इतना पीछे हैं तो फिर अब इसके वे आउट्स क्या होंगे? क्या वही मिनी बजट आएगा या पेट्रोलियम प्राइसेस पर कोई GST वगैरह ऐसा बढ़ाएंगे जिससे फिर हर एक आम आदमी पर बोझ पड़ेगा? लेकिन जितना मैं डोनर एजेंसी को जानता हूँ ना, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वो लोग बातों पे यकीन कर लेते हैं। अब जिस तरह के भी आप जो है ना उनको जो भी प्लान देते हैं वो यकीन कर लेते हैं और आगे चली जाती है। इसलिए उनको लोन आपको देना है, वो लेंडिंग का वो है, उनको मार्कअप मिलता है, उनको मार्कअप देर में मिलता है पाकिस्तान से, लेकिन मार्कअप मिलता है, तो उनका तो काम है लेंडिंग करना। अब आप लेंडिंग लेके आप अपने आप को तबाह कर रहे हैं। अब आपका इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान में टैक्स की कलेक्शन का, जिसको आप कैच ही नहीं कर पा रहे, जिसको आप टैप ही नहीं कर पा रहे, और वजह उसकी यही है कि आप वही एक सर्कल में घूमे जा रहे हैं, वही सर्कल में घूमे जा रहे हैं, और आप उसमें कोई सिग्निफिकेंट जो है ना काम नहीं हो रहा। अगर कोई खबर आती है, IMF की बात आती है, तो एक खबर आ जाती है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है फौरन जो है टैक्स का निजाम जो इम्प्लीमेंट कर दें। ये कोई बच्चों का खेल है कि एक दिन में इम्प्लीमेंट हो जाएगा? ये इस चीज में लॉन्ग टर्म चीजें प्लान कर दी हैं। शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं और लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं। आपने शॉर्ट टर्म प्लान आप करते नहीं है, लॉन्ग टर्म पे बातें कर देते हैं, और फिर आखिर में हुकूमत चेंज हो जाती है, फिर बगानी वहीं खड़े रहते हैं, हम और आप बातें करते रहते हैं। मैं तो पिछले 20 साल से ये सूरत हाल देख रहा हूँ, ना कोई चीज तब्दील हुई है, इसी तरह की सूरत हाल रहती है। हम IMF के प्रोग्राम में जाने में कंफर्टेबल होते हैं, और सबसे जो तकलीफ बात है कि IMF का जो प्रोग्राम हम लेते हैं और मिलता है जो हमें सेक्शन, तो उसपे लोग मुबारकबादें देते हैं, उसपे लोग तारीफें करते हैं, उसपे लोग जो है खुशियां मनाते हैं, जो कि सबसे बड़ा मतलब एक अलमिया है, बहुत बड़ा। और अनवर साहब, ये 31 अक्टूबर वो तारीख थी, हमें बड़ी मुतारिक और सीरियस नज़र आ रही थी FBR के जो लोग अपने रिटर्न्स नहीं फाइल करेंगे, जो प्रॉपर अपना इनकम टैक्स नहीं जमा करवाएंगे, उनके खिलाफ 1 नवंबर से कार्रवाइयाँ होना शुरू हो जाएंगी। पूरा महीना गुजर चुका है, आज ये नवंबर का महीना भी ख़त्म होने को आ रहा है। इस पूरे महीने हमने तो FBR को कोई ऐसी ख़ास कार्रवाई करते नहीं देखा जिससे कोई लोगों में एक टैक्स देने का रुझान पैदा हुआ हो, या टैक्स नेट को बढ़ने के इम्कानात कहीं हमने बढ़ते हुए देखे हों। ये पूरा महीना ऐसे गुजर गया, कोई कार्रवाई नहीं की FBR ने। देखिए, FBR ने एक सबक याद किया, जिसने वो कहते हैं जिसने सबक याद है उसकी छुट्टी बंद कर देते हैं वो। अब ये इशू ये है कि आपको टैक्स बेस बढ़ाना है। टैक्स बेस ऐसे नहीं बढ़ाया जाता, टैक्स बेस जो है आपको अपनी रिट कायम करके बढ़ाया जाता है। दुनिया में कोई जगह भी टैक्स जो है ना इम्प्लीमेंटेशन में आपको इन्फोर्समेंट चाहिए होती है, इन्फोर्समेंट आपकी है नहीं। अब देखें, काज दोस्त स्कीम मजाक है आपके चेहरे पे, आपके मुंह पे कि जी लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया आपको। अब उसमें कोई रीजन नहीं है ताजी दौर की इम्प्लीमेंट न करना, सिर्फ नाअहली है और सिर्फ जो है इनकॉम्पिटेंसी हुकूमत ने, यानी कि क्योंकि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि उन्होंने ताजिरों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया और इसलिए वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। आप सप्लाई चेन में इतना बड़ा गैप है, टैक्स रेवेन्यू का इतना बड़ा गैप है कि अगर आप उसको सही तौर पे एनालाइज कर लें तो मेरे ख्याल में आपके रेवेन्यू कलेक्शन की मतलब 100 टाइम्स जो है कलेक्शन बढ़ जाएंगी है। तो इसका मतलब अनवर साहब, ये जो अभी जनवरी से बात हो रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाएगा, इसके लिए बाकायदा तौर पर कानून साजी भी की जाएगी, तो ये भी फिर मुश्किल होता नज़र आ रहा है, चूँकि जो तबका भी थोड़ा एहतजाज करता है या थोड़ा सड़कों पर हमें नज़र आता है या हुकूमत को टफ टाइम देता हुआ, चैलेंज करता हुआ नज़र आता है, तो फिर उस सेक्टर को टैक्स नेट से बाहर ही रखा जाता है, जो ताजिर दोस्त स्कीम की नाकामी की सूरत में एक मिसाल तो हमारे सामने है। देखिए, ये तो एक इम्पॉसिबल काम है एग्रीकल्चर टैक्स, लेकिन ताजिर दोस्त स्कीम तो बिजनेस कम्युनिटी का वही था। यहाँ पे तो जो लोग अगर एग्रीकल्चर टैक्स की बात है तो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, वही लोग डिसीजन लेते हैं, तो आज तो वो डिसीजन नहीं ले सके। देखिए ना, हमने अपना कोई रोड मैप बनाया है, कोई अपना रेवेन्यू कलेक्शन का कोई मैकेनिज्म बनाया है नहीं। आपको जो आके वो डिक्टेशन देते हैं आप उसको इम्प्लीमेंट करने चले जाते हैं। तो आपकी अपनी कोई विजडम नहीं है, आपकी कोई अपनी पॉलिसी नहीं है, आपको कोई अपना पता नहीं है कि मुझे टैक्स कैसे कलेक्ट करना है, मुझे आवाम को क्या सहूलतें देनी है, मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या जिम्मेदारी है, आपको पता ही नहीं। आप जो IMF आएगी वो जिस तरह की डिक्टेशन देगी, दूसरे दिन सुबह से पूरी जो फोर्स है ना उस पर लगनी शुरू हो जाएगी। अब आखिर में जाके पता चलता है अरे ये तो हम गलत रास्ते पे आ गए, चलो भाई वापस चलो दूसरे रास्ते पे चलते हैं।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर काशिफ मुमताज़ साहब, सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन। तो गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।